मम्मी उठो, अपनी आंखें खोलो, पापा फिर से उस दूसरी औरत को लेकर आए हैं। वो चुड़ैल पापा के साथ आपके कमरे में है, उसे मारकर बाहर निकाल दो, प्लीज मम्मी उठो ना। 8 साल की नन्ही अनिका ने बेड पर अपनी माँ को टटोला, पर आज उसकी माँ स्वाति ने आंखें भी नहीं खोली। अनिका अपने आंसू पोंछते हुए मशीनों के पास गई, जिसकी वजह से स्वाति अब तक जिंदा थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसने नर्सों को मशीनों के बटन दबाते हुए देखा था। उसने एक बटन दबाया और अपनी मम्मी की ओर देखा, पर स्वाति ने उंगली भी नहीं हिलाई। वो तो बस जिंदा लाश की तरह सपनों में खोई हुई थी। तभी अनिका की दादी रूम में आई, उसे रोते देख अपने पास खींच लिया। स्वाति के बगल में बैठकर वो एक कहानी सुनाने लगी। तभी ऊपर वाले कमरे से एक औरत की आवाज आई। दादी ने अपने हाथों से अनिका के कान बंद कर दिए, पर अब अनिका के सब्र का बांध टूट चुका था। वो जल्दी से दौड़कर ऊपर वाले कमरे में पहुंची, पर वहाँ का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वो दूसरी औरत मनीषा सिर्फ एक चादर में लिपटी अनिका के पापा के बालों को सहला रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। अनिका का दिमाग सनका। उसने टेबल पर पड़ा एक फ्लावर पॉट उठाया और मनीषा के सर पर दे मारा। ये मेरी मम्मी का बेड है, निकलो यहाँ से। वार की वजह से मनीषा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर जब उसकी आंखें खुली, अनिका को सामने देख वो गुस्से से फूट पड़ी और अनिका को मारने के लिए दौड़ी। कल मुही, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो तेरी मौत आई समझो। मनीषा के सर पर खून सवार था। उसने पूरी ताकत से अनिका को धकेला और अनिका टेबल से टकरा गई। उसके सर में से खून बहने लगा। चोट की वजह से उसके मुंह से पापा निकला, पर उसके पापा गौतम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो मनीषा का सर सहलाने लगे। तुम्हें लगा तो नहीं? माफ करना, इसकी माँ ने इसे बिगाड़ रखा है। अगर इसकी माँ ने इसकी परवरिश ठीक से नहीं की तो मैं आज इसे सब सिखा देती हूँ। इतना कहकर मनीषा ने फ्लावर पॉट का टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और उसकी ओर बढ़ने लगी। अनिका डर से पीछे हटने लगी कि तभी उसके पापा ने कहा, ये क्या कर रही हो मनीषा? तुम तो इसे मार डालोगी। और जो इस चुईया ने मेरे साथ किया, वो आज तो इसके चेहरे को इस कांच से कुतर दूंगी मैं। गौतम ने मनीषा को पकड़ लिया और कांच का टुकड़ा दूर फेंक दिया। तुम क्या पागल हो गई हो? भूलो मत, ये लड़की हमारी लॉटरी है। मनीषा चुप हो गई, पर उसकी चोट का दर्द शांत नहीं हुआ था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम एक नंबर के फट्टू हो। मैं ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती जो मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर मनीषा ने गौतम की मर्दानगी को चैलेंज किया था। गौतम गुस्से से अनिका की ओर बढ़ा और उसे चांटे मारने लगा। अनिका ने आंखें भी नहीं झपकाई और ना ही उसका एक आंसू निकला। अनिका का गाल लाल हो गया था, पर गौतम नहीं रुका। तभी वहाँ अनिका की दादी आ गई और अनिका को अपनी ओर खींचते हुए बोली, तुम बाप हो या जल्लाद, कुछ तो रहम करो। दादी ने अनिका को उसके रूम में भेज दिया। उसके पास अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं था। अनिका ने अपनी डॉल को गले लगाया और रोने लगी, पर अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला और उसने देखा तो पापा बाहर खड़े थे। अनिका को लगा कि पापा उसे मनाकर बाहर ले जाएंगे और आइसक्रीम खिलाएंगे, पर गौतम ने उसकी ओर एक सफेद ड्रेस फेंकी और कहा, तुम्हारी माँ मर चुकी है और मैं आज जो आंटी हमारे घर आई थी उससे शादी करूंगा। मनीषा और उसकी बेटी कल से यहाँ हमारे साथ रहेंगे और तुम्हें उसकी हर बात माननी है। मैं तुम्हें सड़क पर तो नहीं फेंक सकता, पर तुम्हारी शादी होने तक पालूंगा जरूर। उसके बाद तुम्हारा सोचेंगे कि क्या करना है। अनिका को समझ ही नहीं आया कि उसके लिए क्या ज्यादा बुरा था, उसकी माँ का चले जाना या उसका जिंदा रहकर अपने पापा के साथ रहना। दूसरे दिन अनिका की माँ की चिता भी ठंडी नहीं हुई थी और गौतम मनीषा को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया। उनके घर के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स गौतम गुलेरिया के इस कांड का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, पर गौतम को किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता था। अनिका अपने रूम में बैठी स्वाति की तस्वीर देख रही थी, जिसमें स्वाति अनिका को प्यार करते हुए बहुत खुश दिख रही थी। तभी किसी के सैंडल्स की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो प्रिंसेस के गाउन में सजी एक 7 साल की लड़की अंदर आई। उसने अनिका के कमरे को एक नजर उठाकर देखा और बोली, मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि अनिका के कमरे में से जो चीज तुम्हें पसंद आए वो ले लो। अनिका ने उसको पहचाना नहीं और पूछा, पर तुम हो कौन? मैं कामिनी, तुम्हारी बहन। नहीं नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया? अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मैं इस घर की मालिक और तुम नौकरानी। हाँ, ये ठीक रहेगा। और मालिक होने के नाते
मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। इतना कहकर कामिनी ने एक कपड़े से ढका जार अनिका के सामने रखा। अनिका ने जब उसे खोला तो उसमें से बहुत सारे बिच्छू बाहर आए। वो घबरा कर उठी तो कामिनी ने उसको नीचे गिरा दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अनिका रोती हुई दरवाजा खटखटाती रही, पर कामिनी को उसके चीखे सुनकर मजा आ रहा था। तभी कामिनी ने देखा कि अनिका की दादी इसी तरफ आ रही है और वो जल्दी से भाग गई। दादी ने दरवाजा खोला तो अनिका एक कोने में बैठी थी और उसे 4 बिच्छू घेरे हुए थे। दादी जल्दी से वहाँ दौड़ गई और अनिका को गले लगा लिया। दादी ये क्या हो गया? मैं भी मम्मी के पास चली जाऊँ तो अच्छा रहेगा। ऐसा मत बोलना मेरी बच्ची, देखना एक दिन तुम इतनी मजबूत हो जाओगी कि कामिनी तो क्या, ये बिच्छू भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर दादी ने एक लेटर निकाला और बोली, देखो अनिका, तुम्हारे पापा मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, पर उससे पहले तुम्हारी माँ ने जो लेटर मुझे दिया था। नहीं दादी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। अनिका, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये लेटर। दादी अपनी बात पूरी करे उससे पहले पीछे से गौतम की आवाज आई। आपने हमारी बहुत सेवा कर ली, अब स्वाति जा चुकी है और आप भी यहाँ से चले जाओ तो सबके लिए अच्छा होगा। गौतम की आवाज सुन दादी की रूह कांप गई। उसने लेटर फिर से छुपा दिया। मैं बस अनिका से मिल रही थी। इतना कहकर अपने हाथ छुपाते हुए दादी बाहर निकल आई। अनिका उसके पीछे रोती रही, पर गौतम ने दरवाजा बंद कर दिया। अब मनीषा और कामिनी के लिए कोई पाबंदी नहीं रही। वो गौतम के पैसे पानी की तरह बहाने लगे और अनिका के लिए घर नरक से भी बदतर बन गया। घर का पूरा काम उसे करना पड़ता। नौकर भी अनिका की ये हालत देखकर चौंक जाते और जब खाने का वक्त आए तो 2 दिन पुराना बासी खाना मिलता। पर मनीषा यहाँ नहीं रुकी। अनिका उसकी बेटी कामिनी से बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी और ये बात उसको खाती रहती। मनीषा ने इसके चलते एक ऐसा कदम उठाया जो कोई राक्षस भी नहीं कर सकता था। अनिका को खाने के बाद गोलियां मिलने लगी, कभी लाल तो कभी पीली तो कभी हरी तो कभी नीली। उसके लिए अलग से खाना बनने लगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा तेल वाली चीजें शामिल होती। अनिका को खाना खाते ही पेट में दर्द उठता, पर वो अगर एक भी शब्द मुंह से निकला तो मार मार कर हाथ लाल हो जाता। पर एक दिन उसके पेट ने जवाब दे दिया। खाना खाते ही उसे उल्टियां होने लगी और सारा फर्श गंदा हो गया। मनीषा ये देखे उससे पहले नौकर साफ करने लगे, पर कामिनी ने ये देख लिया और मनीषा गुस्से में लाल होती हुई आई। मनहूस, मेरे किचन को गंदा कर दिया। अब इस महारानी के लिए मैं होटल से मंगवाऊं? अनिका बस चुपचाप सुन रही थी। उसके लिए अब ये रोज का था। तभी कामिनी ने कहा, मम्मा, इसको नहीं छू सकते, पर इसकी डॉल को तो सजा मिल सकती है ना। वाह कामिनी, तुम तो सच में ही मेरा खून हो। जाओ, आज मैं बस देखूंगी, तुम उसको सजा दो। मनीषा के बस कहने की देर थी और कामिनी ने अनिका के हाथों से डॉल छीन ली। अनिका ने कई रात अपनी डॉल को गले लगाकर निकाली थी। इसी डॉल को गले लगाकर वो रोती रहती थी। उसे लगा जैसे उसके दोस्त को किसी ने छीन लिया हो। वो कामिनी की ओर दौड़ी, पर मनीषा ने थप्पड़ मारकर उसे गिरा दिया। अनिका ने रोते हुए कहा, कामिनी, अगर तुमने मेरी डॉल को कुछ किया तो मैं पापा से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। वो तुम्हारे पापा नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी डॉल के साथ क्या हो रहा है। कामिनी ने एक कैंची ली और डॉल के 2 टुकड़े कर दिए। अनिका का इकलौता फ्रेंड भी उससे छीन लिया गया। अनिका को लगा जैसे अब उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। वो बस फ्लोर पर बैठी रही और एक नौकर ने उसे उसके रूम में छोड़ दिया। तभी रात को जैसे चमत्कार हुआ। अनिका ने देखा कि उसकी माँ उसके पास बैठी है और उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो वो लोग ऐसे दुनिया में थे जहाँ सब कुछ डॉल से बना हुआ था। छोटे छोटे घर, पहाड़, नदियाँ और सब कुछ वहाँ डॉल ही करती थी, जैसे कि डॉल की पूरी एक दुनिया हो। तभी उसकी माँ ने कहा, कैसा लगा तुम्हें ये? बहुत ही अच्छा। माँ, मुझे भी अपने साथ ले आओ ना यहाँ। नहीं, मेरी बेटी को भी अभी उस दुनिया में अपना घर बनाना है। पर मुझे घर अच्छा नहीं लगता, मन करता है भाग जाऊँ वहाँ से। देखो, तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अभी कई सारी और मुश्किलें आनी है और मेरी बेटी हार जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ गए। पर तभी स्वाति ने कहा, समय आने पर मैं तुम्हें मिलने आऊंगी, पर तब तक तुम्हें अपने आप को संभालना है। अनिका की आंखें खुल गई और उसने देखा तो सुबह हो गई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और कपड़ों को एक दूसरे से बांधकर एक नई डॉल बनाई। वो हंसते हुए आईने के सामने खड़ी रह गई।
10 साल बीत गए और अनिका आज बहुत खुश थी। उसकी शादी शहर के सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से होने वाली थी। वो आईने के सामने तैयार हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ ने ताना मारते हुए कहा, पता नहीं उस कुणाल ने इस भैंस में क्या देख लिया, इसको देखकर तो हाथी भी अपना मुंह छुपा ले। दरअसल मनीषा ने जो दवाई और खाना अनिका को दिया था, उससे अनिका के हार्मोन्स बिगड़ गए थे और उसका वजन अचानक से बढ़ गया। देखते ही देखते वो 120 किलो की हो गई और लोग उसका मजाक बनाने लगे। मनीषा को अनिका की खूबसूरती आंखों में चुभती थी और उसने अनिका को मोटा कर दिया। ओ अनिका, अगर तेरा पति तुझे शादी के दूसरे दिन निकाल दे तो यहाँ मत आना। इतने साल इस भैंस को हमने पाला, पर अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। ताने सुन अनिका की आंखों में आंसू आ गए, पर उसको कुणाल पर भरोसा था। वो अनिका को दिल से प्यार करता था। अनिका ने अपने आंसू पोंछे और मंडप में जाकर बैठ गई। उसकी सारी प्रॉब्लम्स आज खत्म होने वाली थी। शादी खत्म हुई और अनिका को किसी ने एक पर्ची दी। उसमें लिखा था कि उसकी शादी का गिफ्ट ऊपर वाले कमरे में इंतजार कर रहा है। ये देख उसकी आंखों में चमक आ गई। पहली बार कोई उसकी इतनी केयर कर रहा था। वो खुश होते हुए जल्दी से ऊपर वाले कमरे में दौड़ी, पर वहाँ जो हुआ उसे देख वो यकीन नहीं कर पाई कि वो सच है या झूठ। कुणाल, जिसने अभी उसके साथ शादी की थी, वो बेड पर बिना शर्ट के पड़ा था और उसकी बाहों में एक लड़की थी। वो लड़की बार बार अपने हाथों से कुणाल के होठों को छू रही थी। इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों? तभी वो लड़की अनिका की ओर मुड़ी और उसका चेहरा देख अनिका को लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है। वो और कोई नहीं, उसकी ही सौतेली बहन कामिनी थी। अनिका को देखते ही कुणाल अपनी शर्ट पहनने लगा, पर कामिनी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, अनिका, चौंकने की जरूरत नहीं, अब तो तुम हमें इस तरह देखती ही रहोगी। पर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मेरे पति के साथ? क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? पति? अनिका, किस दुनिया में जी रही हो तुम? कुणाल तुमसे प्यार नहीं करता और मेरी मानो तो तुम्हें तो कोई भी प्यार नहीं कर सकता। इस भारी शरीर की वजह से ही तो आज तक किसी लड़के ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। क्यों कुणाल, क्या तुम कभी इसके हाथ लगाओगे क्या? अनिका को ये सुन झटका लगा। शादी तय होने के बाद कुणाल को ही उसने जिंदगी माना था। उसने कुणाल की तरफ आशा से देखा, पर कुणाल ने बस हंस दिया और बोला, कभी नहीं। कोई मुझे करोड़ों रुपए दे, तब भी इस बदसूरत बोरी को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अनिका को लगा जैसे वो जिंदा है पर सांस नहीं ले पा रही। उसने रोते हुए पूछा, तो ये शादी क्यों? मुझे जेल में कैद करके कौन सी खुशी मिल जाएगी तुम्हें? तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे तो कोई रीजन की जरूरत नहीं है। मैंने तो कुणाल के साथ तुम्हारे पीठ पीछे क्या किया है वो तुम सुनोगी तो पागल हो जाओगी। तुम्हें क्या लगा था शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का वारिस तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? इतना याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम खुश नहीं रह पाओगी। कामिनी की बात सुन अनिका का दिमाग फटने लगा। तभी कुणाल ने कहा, देखो अनिका, मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं। मैंने तो तुम्हें फोटो देखकर ही रिजेक्ट कर दिया था। पता नहीं दादाजी ने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया, तुम्हें मेरे गले बांधने के लिए जिद पकड़ ली। अगर वो मुझे जायदाद से बेदखल होने की धमकी ना देते तो मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता। इतना कहकर कुणाल कामिनी की ओर मुड़ा और बोला, कामिनी, जल्दी से कपड़े पहनो और यहाँ से बाहर निकलो। दादाजी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। कुणाल जल्दी से बाहर निकल गया। कामिनी ने कपड़े पहने और अनिका के पास आकर बोली, शादी का तोहफा कैसा लगा? शादी तुम्हारी और सुहागरात मेरी। कामिनी जोर जोर से हंसने लगी। अनिका गुस्से से लाल हो गई और अचानक से ही उसका हाथ उसकी कमर पर बंधे एक पट्टे पर गया। उसने पट्टे की पॉकेट खोली और उसमें से एक बिच्छू बाहर आया। बिच्छू रेंगते हुए अनिका के हाथ पर बैठ गया, पर इससे पहले कि वो बिच्छू कामिनी के ऊपर फेंके, उसके पेट में जोर से दर्द हुआ। वो कुर्सी पर बैठ गई और कामिनी हंसते हुए बाहर निकल गई। अनिका को इतनी जोर से दर्द हुआ था कि वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने पास पड़े मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश की, पर कुछ नहीं कर पाई। पर तभी अचानक से उसकी दादी अंदर आई और बोली, अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें शायद ही याद होगा, पर तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था। तुम उस वक्त समझ नहीं पाती, पर आज सही मौका है। अब तुम अपने पति के घर चली जाओगी और अपने पापा के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाओगी। आज तुम ये लेटर ले लो और मुझे आजाद कर दो। दादी ने साड़ी के अंदर छुपाया हुआ लेटर निकाला। तभी उसकी नजर अनिका के हाथों पर पड़ी। अनिका ने जोर से अपने पेट को दबाए रखा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी और वो पसीने से पूरी भीग चुकी थी। दादी ने घबराकर सबको बुलाया
और अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अनिका ने आंखें खोली तो वो अस्पताल में थी और 2 डॉक्टर्स उसे घेर कर बैठे थे। अनिका ने उठना चाहा तो डॉक्टर्स ने उसे बिठाकर कहा, अनिका बैठी रहो, इस हालत में तुम ज्यादा जोर मत दो, पर मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, मुझे तो बता देती। डॉक्टर की बात सुनकर अनिका सोच में पड़ गई। आपका मतलब क्या है डॉक्टर नायक? मुझे कोई भयंकर बीमारी है क्या? बीमारी? अनिका अच्छा मजाक है, शादी के साथ ऐसी खुशखबरी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आप सीधा सीधा बताइए ना, पेट में दर्द होना कौन सी खुशखबरी है? डॉक्टर नायक ने अपने असिस्टेंट की ओर देखा और हंसते हुए कहा, लगता है इसे खुद नहीं पता। अनिका, तुम माँ बनने वाली हो, यू आर प्रेग्नेंट। क्या? डॉक्टर नायक, आज मेरे साथ जिंदगी ने कई सारे मजाक किए हैं। आप बस मुझे दवाई दीजिए और घर जाने दीजिए। अनिका, तुम सच में प्रेग्नेंट हो और वो भी 4 महीने की। ये देखो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स। ये देख अनिका की रूह कांप गई, क्योंकि आज तक किसी लड़के ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, तो बिना किसी लड़के के संपर्क में आए वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। उसने डरते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, मुझे बचा लो, लगता है किसी ने मुझ पर जादू कर दिया। अनिका, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बहुत लोग ऐसे डर जाते हैं, पर तुम ये देखो। डॉक्टर नायक ने अनिका को शांत किया और उसे पेट में पल रहे बच्चों की धड़कनें सुनाई। धड़कनें सुनते ही अनिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी की आवाज आई और डॉक्टर उसे देखकर डर गया। तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी अनिका। प्रेग्नेंट, वो भी 4 महीने की? बोलो, कहाँ मुंह काला करा के आई हो? अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम गुलेरिया और पति कुणाल डोगरा वहाँ आए थे। वो उनको देख पीछे हट गई। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। तुमने कुछ नहीं किया तो क्या कोई भूत तुम्हारे पेट में बच्चा छोड़कर गया? मैंने तुम्हें सीधी गाय समझा था और तुम अपनी माँ की तरह बच्चलन निकली। तभी कुणाल आगे आया और बोला, अनिका, तुमने शादी के लिए ना क्यों नहीं बोल दिया? मुझे मेरे दादाजी ने मजबूर किया था, पर तुमने किसी और के पाप को पेट में रखकर मुझसे शादी के फेरे लिए। तुम तो चुप ही रहो कुणाल। यहाँ अगर सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई है तो वो तुम हो। अनिका को इस तरह बोलते देख गौतम का गुस्सा आसमान को छू गया। उसने अनिका की ओर बढ़ते हुए कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, लगता है तेरे आशिक ने पट्टी पढ़ाई है। गौतम जी, यहाँ मेरे खानदान की इज्जत दांव पर लगी है। आप ये बताइए कि आगे क्या करना है? करना क्या है? मार डालो इसकी नाजायज औलाद को। ये सुन अनिका की आंखें चौड़ी हो गई। वो पीछे हटने लगी। तभी डॉक्टर नायक आगे आए और अनिका के सामने खड़े रह गए। अनिका, तुम फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। और इतना ही नहीं, आज तुम इस हैवान गौतम गुलेरिया के बंधन से भी आजाद हो जाओगी। मुझे इसके बारे में एक ऐसा राज पता है जिसकी वजह से ये इतना उछल रहा है। डॉक्टर नायक की बात सुन गौतम का गला सूख गया। तभी डॉक्टर नायक अनिका की ओर मुड़े और बोले, अनिका, तुम्हारी माँ गुलेरिया खानदान के एक सीक्रेट को सबके सामने लाने वाली थी और उसकी मौत भी नेचुरल नहीं थी, उसके पीछे किसी का हाथ था। ये सुन गौतम ने डॉक्टर नायक का गला पकड़ लिया। डॉक्टर हो, डॉक्टर की तरह रहो, हमारे फैमिली मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। कुणाल, तुम अनिका को लेकर कार में बैठो, मैं डॉक्टर नायक को समझा कर आता हूँ। कुणाल ने अनिका का हाथ पकड़ लिया, पर अनिका अब बहुत सह चुकी थी। उसने झटके से कुणाल का हाथ छुड़ाया और अपनी कमर पर बंधे पट्टे की पॉकेट को खोलकर उसमें से एक इंजेक्शन निकाला। वो अपने पापा गौतम की ओर दौड़ी और उसकी गर्दन पर इंजेक्शन रखकर बोली, इसमें दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छू का जहर है। 5 सेकंड में यहाँ लाशों का ढेर बिछ जाएगा। गौतम और कुणाल के ये देखकर होश उड़ गए थे और गौतम ने डॉक्टर का गला छोड़ दिया। अनिका गुस्से से गुर्राते हुए बोली, डॉक्टर नायक, मेरी माँ के बारे में आपको जो भी पता है सब कुछ अभी के अभी बताइए। आखिर अनिका की मां की मौत के पीछे क्या राज छिपा था? क्या होगा अनिका का अगला कदम जब उसे ये सच्चाई पता पड़ेगी? बिना किसी लड़के के छुए कैसे हो गई अनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट? उस लेटर में ऐसा क्या था जो अनिका की मां ने मरने से पहले उसके लिए लिखा था? क्या उसकी दादी उसे लेटर दे पाएगी? कुणाल के दादाजी उसकी शादी अनिका से क्यों करवाना चाहते थे? क्या इसके पीछे उनकी कोई चाल थी? इन सभी सवालों के जवाब जानिए बस एक क्लिक में। अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए अनिका की रहस्यों से भरी कहानी एक लड़की को देखा तो।